ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? यस, नो? यस सर। ओके। उसके बाद म्यूट कर लेना वॉइस, है ना? तो मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ फिर से। आज पता नहीं कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है बार बार। सो वीएस कोड एडिटर हमें ओपन करना है और हम कुछ फाइल्स बनाना सीख रहे हैं आज। तो टच बेसिकली एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। आज नहीं तो कल आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर जब होस्ट करोगे ना, तब आपको बेसिकली आपको लाइनेक्स सिस्टम्स मिलेंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे। ठीक है ना? सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू क्रिएट अ फाइल। है ना? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वो कमांड मैं आज बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एडमिट एडमिट ऑल एडमिट। ठीक है ना? सो वो लाइनेक्स की कमांड है vim एंड देन द फाइल नेम। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर मैं शॉर्टकट्स लिख देता हूँ। आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर दो मोड चलते हैं। पहला मोड होता है इंसर्ट मोड होता है, और दूसरा मोड होता है कमांड मोड होता है, कमांड मोड। ठीक है ना? तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है, स्मॉल आई। और कमांड मोड में जाने के लिए आपको स्केप प्रेस करना है, ई एस स्केप कॉलन प्रेस करना है। ठीक है ना? तो मैं वापस से बना के बता रहा हूँ आपको। आपको मान लीजिए एक फाइल बनानी है ओके लैब्स नाम से। सो ओके लैब्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है ना? सर सॉरी, टच में नहीं आ मुझे रही। स्टिल सॉरी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। सो अब मैं आपको पीपीटी के अंदर से बता देता हूँ। सो यहाँ पीपीटी के अंदर मैंने एक शीट बनाई है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू क्रिएट अ फाइल। है ना? मुझे आज एक नई कमांड सीखनी है जिसके थ्रू मैं क्या क्रिएट कर सकूँ, फाइल क्रिएट कर सकूँ। सो उस कमांड का नाम है VIM। सो VIM कमांड एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, राइट? सो ये विंडोज पे नहीं चलेगी, ये लाइनक्स पे चलेगी। तो आप जो ये बैश टर्मिनल यूज करते हैं ना, ये बेसिकली लाइनक्स का टर्मिनल होता है। इसलिए आप अपने VS कोड एडिटर के अंदर इस कमांड को चला पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फाइल बनानी है, तो मैं सिंटेक्स फॉलो करूंगा, vim स्पेस फाइल नेम। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा vim स्पेस ओके लैब्स डॉट एक्सटेंशन मैंने बना लिया HTML। और यहाँ पर देखिए इसी एडिटर के अंदर ये इस तरीके का एक स्मॉल एडिटर आ गया है। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है तो आप डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है, आई फॉर इंसर्ट मोड। तो देखना जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा ना, ये जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो यहाँ पर देखो इंसर्ट लिखा हुआ आ गया है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कुछ भी क्या लिखना है, हमें तो HTML का पहला टैग लिखना है जो कि हमारा डॉक टाइप है। सो मैंने स्टार्ट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML लिखा। और उसके बाद मान लीजिए मुझे इस फाइल को अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए इस फाइल को आपको सबसे पहले कमांड मोड में जाना पड़ेगा। कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप और कॉलन प्रेस करना है। तो मैं पीपीटी से बता देता हूँ एस्केप कहाँ है, कॉलन कहाँ है। ये रहा आपका एस्केप की, और कॉलन मिलेगा आपको एंटर के पास में, दो बिंदी वाला जो होगा वो कॉलन है। ठीक है ना? तो आपको क्या प्रेस करना है, पहले एस्केप प्रेस करना है, फिर कॉलन प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अभी इंसर्ट लिखा हुआ है। अब देखना मैं एस्केप की प्रेस करने जा रहा हूँ मेरे कीबोर्ड पर। तो जैसे ही मैं सॉरी, जैसे ही मैंने एस्केप किया ना तो इंसर्ट लिखा हुआ चला गया। अब क्या करना है, आपको कोलन प्रेस करना है। देखो ये कोलन प्रेस हो गया। अब सबसे पहली कमांड होती है W कमांड। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि W मतलब होता है सेव, है ना? और Q का मतलब होता है क्विट, है ना? बाहर निकलना है। मुझे सेव करना है और बाहर निकलना है, इसलिए मैं WQ प्रेस करता हूँ। ठीक है ना? WQ से क्या होगा, ये सेव भी करेगा और बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही ये किया आप, तो ये देखिए मेरे ओकेलिप्स वाली फाइल बन गई और उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ आ गया। तो आई थिंक हम वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ साथ इन फ्यूचर मान लीजिए हमें लाइनेक्स पर भी काम करना पड़ जाए, लाइनेक्स के सर्वर्स पर भी हमें अपनी वेबसाइट होस्ट करना पड़ जाए, तो भी आपको ये छोटे छोटे नॉलेज आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना? आई थिंक कौन आने वाला है, एडमिट ऑल। ठीक है ना? सो इस तरीके से आपको फाइल्स बनानी है। तो VIM के थ्रू आप, आज का टास्क है क्रिएट 10 फाइल्स यूजिंग VIM। ठीक है ना? इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं और असाइनमेंट दे देता हूं। असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 3। सॉरी, से सारे आ गए।
स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके, सो असाइनमेंट नंबर 3 जो भी सीक्वेंस है, क्रिएट 20 फाइल्स यूजिंग VIM। इसको हम बोलते हैं VIM इज एन एडिटर, है ना। सो उसके लिए आपको इस शीट की जरूरत पड़ेगी और आप क्रिएट करेंगे। फिर से आप समझ लीजिए, एक और फाइल मुझे बनानी है। हेलो। हाँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं 7 बजे बात करूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं एक और फाइल में आपको वापस से बना के बताता हूँ। मैंने आपको असाइनमेंट क्या दिया है, आपको 20 फाइल्स क्रिएट करनी है VI एडिटर के थ्रू। तो 20 में से दो तो मैं ही बना देता हूँ, ओके लैब्स मैंने बनाई है। चलिए अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मैंने किया डॉलर के नाम से, डॉलर इन्फोटेक के नाम से मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। डॉलर इन्फोटेक डॉट HTML नाम से मैंने एक फाइल बनाई। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा, अगेन क्या हुआ, मेरा एडिटर ओपन हो गया। एडिटर मतलब ये VIM बेसिकली एक एडिटर है। VIM इज अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है ना। सो इस एडिटर के अंदर आया और इसके अंदर चलते हैं दो मोड, इंसर्ट मोड और कमांड मोड। तो आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आपको कहाँ जाना होगा, इंसर्ट मोड में जाना होगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है, ठीक है ना। इसके फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो, और इसका कलरफुल में कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको कलरफुल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है। ऑब्वियसली देखना, मैं आई की जैसे ही प्रेस करूंगा, यहाँ पर देखना इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पर अपना जो भी टैग वैग आपको लिखना है, जो भी टैग आपने लिखना है वो आपने लिखा। लिखने के बाद आप मान लीजिए आपने फाइनलाइज किया कि अपने ही लिखना है, अब तो आपको सेव करना है और बाहर निकलना है। तो आपको WQ आप तभी प्रेस कर पाएंगे जब आप कहाँ जाएंगे, जब आप एंटर करेंगे कमांड मोड में। और कमांड मोड में जाने के लिए आपको स्केप कॉलन प्रेस करना है। कीबोर्ड पर गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्केप और कॉलन, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करूंगा, मैं स्केप प्रेस किया मैंने सबसे पहले, इंसर्ट हट गया। अब यहाँ से मैं कोलन प्रेस करूंगा, उसके बाद सेव एंड क्विट। WQ का मतलब होगा सेव एंड क्विट। सो यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कॉलन WQ लिखते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, वी वांट टू सेव द फाइल एंड आल्सो वी वांट टू क्विट द एडिटर। सो जैसे ही मैंने किया, और ये देखिए ओकेलैब्स नाम की फाइल बन गई है। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट इन द नेक्स्ट असाइनमेंट, यू हैव टू क्रिएट 20 फाइल्स यूजिंग VIM एडिटर। और ये एडिटर बहुत शानदार है, अगर आप आगे चल के डेवऑप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लाइनेक्स में जाना चाहते हैं, तो ये एडिटर बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो क्यों ना अभी ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेसिक बेसिक क्लास में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कमांड्स हम सीखते चलें, राइट। सो ये आपके लिए असाइनमेंट है। चलिए आज मैं काम करूंगा वापिस से index.html पर, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको उसको गिटहब पर अपलोड करना है और लाइव इंटरनेट पर लाना है, तो फाइल का नाम index.html होना चाहिए और इसी के अंदर हमें कोड लिखना है। सो यहाँ पर मैंने HTML का स्टार्ट किया, HTML का क्लोज किया फॉर एग्जांपल, और मैं अपने हेड टैग यहाँ पर लेऊंगा, हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। सो ध्यान देना, जो बाहर टैग होता है वो पेरेंट टैग होता है और जो अंदर की ओर लिखते हैं वो चाइल्ड टैग होता है, ठीक है ना। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, यहाँ से एक्सटेंशन किया और यहाँ से 24 से मैं 34 कर देता हूँ ताकि फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे स्क्रीनशॉट लिया और आप ग्रुप में समझाएंगे, सभी को समझाएंगे, आप खुद भी समझेंगे और सबको भी समझाएंगे कि एग्जैक्टली मैंने क्या बताया। सो बाहर जो टैग होगा वो पेरेंट टैग होगा और अंदर जो है वो चिल्ड्रन टैग है। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आपको कैसे करना है, फिर आप ग्रुप में सेंड करते चलना। आपको व्हाट्सएप पे जाना है और स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं गया और यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया, और यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है दिस इज माय पेरेंट टैग, ठीक है ना। आप ऐसे एरो, दिस इज पेरेंट टैग, this is parent tag, okay. So this is a parent tag, and this all will be our child tags. So यहाँ पर these are child tags, ठीक है ना। ये आपने इसको स्पेसिफाई कर लिया और समझ लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ग्रुप में भेजेंगे। उसके बाद हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। देखो आज मैं HTML:5 करके रेडीमेड कोड नहीं ला रहा हूँ, आज मैं मैनुअल लिख रहा हूँ।
थोड़ा बहुत मैनुअल हैबिट भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। माय फर्स्ट वेबसाइट, है ना। टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज के बीच में आपने टाइटल लिखा, और यहाँ पर जो है आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। सो यहाँ पर मैंने हेडिंग टैग लिखा, और मैं इसको लाइव करूँगा, ओपन ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने किया ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे ही एक एक सबसे मिनिमम कोड लिखोगे, आपको गिट की कमांड का प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करना है, ये याद करना है आपको। ये 5 गिट की कमांड्स होती हैं, और ये आपको डेली आपको पुश करना है। सो ये सोर्स कोड जो है मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे अकाउंट पे जाऊंगा, है ना। सबसे पहला काम है, ये यूआरएल दे रहा हूं मैं github.com/new, है ना। आपको क्या करना है, एक और नई शीट बना देता हूं, ठीक है ना। और इस यूआरएल को आपको टाइप करना है, राइट, github.com/new। तो जैसे ही मैं github.com/new करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो पेज खुल जाएगा जहां से मैं रिपोजिटरी बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली आज मैं किस रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं डेट वाइज पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डेट वाइज हम फोल्डर डेली बना रहे हैं, है ना। आज मैंने बनाया 27 मई 2024। तो जो मेरा फोल्डर नेम होगा, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर नेम होगा, उसी को हम गिटहब पर क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी बोलते हैं। और रिपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं रेपो, है ना। कई बार कंपनीज में बोलते हैं कि चलो रेपो बना दो, तो रेपो का मतलब हो गया रिपोजिटरी, है ना। बड़ा बोलना हमें अच्छा नहीं लगेगा, शॉर्टकट में बात करेंगे, रेपो बना लो, ठीक है ना। तो आज की रेपो का नेम क्या होगा, डेट वाइज 27 मई 2024। सो यहाँ पर मैंने 27 मई 2024, और आज हो सकता है आप यहाँ पर कुछ दे सकते हैं, माय फर्स्ट वेबसाइट, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए। ओके, वही मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया। अब 2 टाइप की रिपोजिटरी आप बना सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जिस दिन आपकी कंपनी में जॉब लग जाए, उस दिन कंपनी के प्रोजेक्ट सारे आप प्राइवेट मोड में बनाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कंपनी का सोर्स कोड दूसरे लोग भी देख पाए, है ना। अभी तो आप सीख रहे हैं, तो आपका सोर्स कोड अगर कोई देख भी लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इसलिए आप अभी एज अ स्टूडेंट आप हमेशा प्रोजेक्ट पब्लिक बनाएं। मगर जिस दिन आप कंपनी में इसमें काम करने लग जाएंगे और कंपनीज के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो उस दिन आपको प्राइवेट बनाना पड़ेगा। अभी हम पब्लिक ही लेंगे, ठीक है ना। रीडमी फाइल पे क्लिक किया, क्रिएट रिपोजिटरी पर हम गए, और वही प्रोसेस मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कल मैंने करवाया था। अब क्या करना है, इस ग्रीन बटन पर क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक किया मैंने, और मैं जाऊंगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहां से मैं अपना टर्मिनल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। और टर्मिनल स्टार्ट करने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ अगेन। तो पीपीटी में मैं गया, और पीपीटी में मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट है कंट्रोल और बैकटिक, ये टैब के जो ऊपर है ना, ये बैकटिक, कंट्रोल और बैकटिक आपको प्रेस करना है। ये देखना, मैं कंट्रोल और बैकटिक यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने कंट्रोल और बैकटिक, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनल आ गया। फिर से कंट्रोल बैकटिक करूंगा तो टर्मिनल चला गया। तो ऐसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हो गया, हमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया डेवलपमेंट करते करते, तो शॉर्टकट से हमारा टाइम बहुत सेव होता है ना। तो हमें भी शॉर्टकट सीखने चाहिए। तो कंट्रोल बैकटिक किया, ये मेरा टर्मिनल आ गया। अगर आप लेजी हैं, आलसी हैं, तो आप जाके टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे भी क्लिक कर सकते हैं। बट आप स्मार्ट डेवलपर हैं, आप अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट यूज करो, ठीक है ना। तो देखो, ये कंट्रोल बैकटिक से मेरे टर्मिनल्स जो है मैं हाइड और शो कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ से सबसे पहली कमांड CLS, तो CLS क्या करती है, क्लियर स्क्रीन करती है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी गिट की जो 5 कमांड्स हैं, वो आप वन बाय वन चला सकते हैं। सो गिट की जो हमारी 5 कमांड्स है, वो मैंने पीपीटी के अंदर मेंशन कर रखी है। तो इन गिट्स की कमांड को, सबसे पहली कमांड है हमारी गिट, तो मैं यहाँ पर गिट इनिट लिखा मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, गिट इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, है ना। इनिट का क्या मतलब होता है, इनिशियलाइजेशन। मुझे गिट इनिशियलाइज करना है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म ले लिया इनिट, है ना। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, किसी चीज की शुरुआत करनी है। किसकी शुरुआत करनी है, हमें गिट की शुरुआत करनी है, ताकि हम अपने कोड को इंटरनेट पर मैनेज कर सकें, ठीक है ना। तो मैंने गिट इनिट लिखा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनिशियलाइज्ड, है ना। सो आपने ये इनिशियलाइज किया। उसके बाद आपको सेकंड कमांड चलानी है। आप डेली उसको याद करो, गिट रिमोट एड ओरिजिन, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, गिट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद रेपो लिंक हमें पेस्ट करना है। अगेन मैंने यहाँ पर रेपो लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बता दिया है कि रेपो मतलब आपका रिपोजिटरी,
ठीक है ना। सो यहाँ पर रेपो लिंक हमें पेस्ट करना है, तो चलिए सेकंड कमांड हम टाइप करते हैं। सेकंड कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद रेपो लिंक पेस्ट करना है। तो कॉपी कहाँ से करें? कॉपी आपको अगेन आपकी जो रिपोजिटरी आपने बना रखी है इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना और ये दो टिक पर क्लिक करना है, दो स्क्वायर बॉक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपकी रिपोजिटरी क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। अगर कॉपी हो गया है तो अब हमें पेस्ट करना है। यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? अपने माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। ये राइट क्लिक करना है, देखना यहाँ पर मैं अपने माउस का राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक करते ही पेस्ट हो जाएगा, है ना। इसको और पेस्ट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, माउस का राइट क्लिक ही है, ठीक है ना। तो ये माउस का राइट क्लिक किया, फिर आपको ये कमांड्स हो गई। ये मेरी गिट ऐड वाली कमांड, गिट रिमोट वाली कमांड हो गई। अब बच रही है स्टेजिंग वाली। इस थर्ड वाली स्टेप को मैं हमेशा स्टेजिंग बोलता हूँ कि स्टेज करो। तो स्टेज करना मतलब गिट ऐड डॉट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये ट्रिपल डी लगा दिया, किसने क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो कमांड्स पर। और नहीं आता है तो आप ये पीपीटी खोल के इसको आराम से देखा करो। मैंने साइज भी, फॉन्ट साइज भी बढ़ा दी है इसकी, ताकि आपको इजीली पीपीटी के अंदर सब कुछ दिखे। गिट ऐड और स्पेस डॉट, या डैश एम साथ में है, अलग अलग नहीं है ना, यहाँ बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे देख देख के हमें वर्क करना है। गिट ऐड डॉट किया मैंने, और ये जैसे ही मैंने किया तो मैंने अपनी स्टेजिंग एरिया कंप्लीट किया। अब मैं करना चाहता हूँ गिट कमिट डैश एम, एक साथ लिखना है, फिर स्पेस देके यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, माय फर्स्ट कमिट या माय फर्स्ट वेबसाइट, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब वो जो फर्स्ट डे आप कर रहे थे उस दिन तो वो आपसे अपने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो सारा काम पहले दिन करने की जरूरत है। उसके बाद तो ये इस तरीके से क्रिएट मोड लिखा हुआ आएगा कमिट करने पर। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको लास्ट कमांड चलानी है, गिट पुश ओरिजिन और आपकी ब्रांच का नाम। तो आपकी ब्रांच मिलेगी यहाँ पर, आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है। यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम क्या है? मास्टर। तो मुझे मास्टर लिखना है। अगर यहाँ पर मेन आएगा तो आपको मेन लिखना है। आपको देखना यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो नाम लिखा होगा वो के वही आपको लिखना है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, और अब आप देखना लास्ट ही लास्ट में मास्टर एरो मास्टर आ गया। ये अगर मास्टर एरो मास्टर लिखा हुआ आ जाए मतलब समझ लेना आपने अपना सोर्स कोड सक्सेसफुली अपलोड किया है। अब अपलोड करते ही आपको क्या करना है, ये देखिए 3 सेकंड अगो मैंने सोर्स कोड अपलोड किया। नाउ आई वॉन्ट टू मेक माई वेबसाइट पब्लिक। मुझे अपनी वेबसाइट जो है ना, हालांकि मैंने बहुत बड़ी कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, बट फिर भी इस वेबसाइट को, एक सिंपल वेबसाइट को मुझे इंटरनेट पर लाइव करना है। तो मुझे इंटरनेट पर लाइव करना है। सो मैं कैसे करूंगा? तो गिटहब जो है, गिटहब का काम आपके सोर्स कोड को स्टोर करने के साथ साथ आपकी कुछ स्टेटिक वेबसाइट्स को इंटरनेट पर लाने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? सेटिंग्स में जाना होगा, फिर उसके बाद पेजेस सेक्शन में जाना है, फिर उसके बाद ये ब्रांच सेक्शन में जाना है। तो ब्रांच में आपको बताना है कि आपका सोर्स कोड किस ब्रांच पे पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली अब आपको मेन पे पड़ा है कि मास्टर पे पड़ा है, आपको अपनी वेबसाइट पर जाइए, रिपोजिटरी पर, और वहां से आप पता करिए। तो आप, मैं अपनी रिपोजिटरी पर गया और देखिए मेरे मेन ब्रांच पर इंडेक्स फाइल यहाँ पर नहीं दिख रही है, मगर जैसे ही मेन को चेंज करके मैं मास्टर करूंगा तो मेरी इंडेक्स फाइल, अनिल, डॉलर इन्फोटेक, ओके लैब्स वाली एचटीएमएल फाइल सारी दिखने लग गई। तो ये जो फाइल जो आपकी लोकल पे थी, जो फाइल आपकी लोकल थी, उसी की एग्जैक्ट कॉपी कहां पर आ गई है? इंटरनेट पर आ गई है, गिटहब पर आ गई है। सो गिटहब क्या है? गिटहब आपके सोर्स कोड को इंटरनेट पर सिक्योर रखता है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कल को खराब हो जाता है या डिसफंक्शन हो जाता है, फिर भी आप अपनी कोडिंग कहां से रिट्रीव कर सकते हैं? आप अपने गिटहब से रिट्रीव कर सकते हैं। तो हमारा गिटहब जो है, बेसिकली गिट जो है सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देखिए, आपने कंफर्म कर लिया कि सारा कोडिंग आपकी किस ब्रांच पे पड़ा हुआ है? मास्टर ब्रांच पर है। तो फिर आप जाएंगे सेटिंग्स में, फिर आप जाएंगे पेजेस में, फिर आप जाएंगे मास्टर में, और यहां से आप इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव किया तुरंत आपको जाना है एक्शन की ओर, तुरंत एक्शन की ओर जाना है, बिल्ड पेजेस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें इस ग्राफ को देखना है। देखो ये बिल्ड प्रोसेस चलते हुए आपको देखना है कि सर मेरा बिल्ड प्रोसेस स्टार्टेड। ये स्क्रीनशॉट डाला, यहाँ पर आप गए, एक एक स्टेप्स को बताओ। यहाँ पर पूरे सारे ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को बताओ कि माय बिल्ड प्रोसेस स्टार्टेड, ऐसे लेबल्स करके बताओ, माय बिल्ड प्रोसेस स्टार्टेड, ठीक है ना। ऐसे कर करके आप बताओ, हर एक छोटी छोटी चीजें बताओ आप, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो देखो बिल्ड कंप्लीट हो गया है, और अब डिप्लॉय होगा। पहले बिल्ड होता है फिर डिप्लॉय होता है।
जैसे ही डिप्लॉय होगा इंटरनेट पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। ठीक है ना, यहां पर हम गए और देखिए मेरी वेबसाइट इंटरनेट पर आ गई। अब ये यूआरएल आपको ग्रुप में डालना है और यहां पर बताना है माय वेबसाइट इज लाइव, माय वेबसाइट इज लाइव ऑन दी इंटरनेट। ठीक है ना, और जो भी आपको बताना है, तो आपको असाइनमेंट में क्या क्या सबमिट करना है। पहले तो आपको असाइनमेंट में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जिसमें एरोज होंगे, लेबल्स होंगे, और लेबल्स के अंदर आप उन टॉपिक से क्या समझे हो वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर समझा हूँ कि ये बिल्ड प्रोसेस चालू हो रही है, तो मैंने लेबल के अंदर मेंशन कर दिया माय बिल्ड प्रोसेस स्टार्टेड। तो जो भी आपको लेक्चर से जो भी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो आपको स्क्रीनशॉट में एक्सप्लेन करते हुए चलनी है। ठीक है ना, तो ये आपको करना है बेसिकली। अब देखिए इसी सोर्स कोड में मैंने फर्स्ट टाइम बिल्ड कर दिया और इसी में मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्लोज किया। अब मान लीजिए मुझे अगेन मैं अपनी वेबसाइट यहाँ से थोड़ा सा बनाता हूँ। मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे गया, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे मैं गया, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर गया और मैं फ्रंट पेज पर मैं चले जाता हूँ। और कुछ भी कोई न्यूज़ है, पर्टिकुलर कोई सी भी न्यूज़ है, मैं उस न्यूज़ को यहाँ से उठाऊंगा। मैंने हेडिंग उठाया है ना, हेडिंग को कॉपी किया और हेडिंग को हेडिंग की जगह रखा। ठीक है ना, आई थिंक ये आप 2 क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, इन पे कैसे वर्क करना है। राइट, सो ये हेडिंग उठाया, मैंने पर्टिकुलर इमेज को उठाया, है ना, ये पर्टिकुलर इमेज को लिया, इस पूरे इमेज को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। मैंने आईएमजी टैग लिया, है ना, सो आईएमजी टैग लिया मैंने। और आज इस इमेज को, है ना, इंटरनेट से न लाते हुए इस इमेज को मैं सेव करूंगा। ठीक है ना, आज इस इमेज को सेव करना है आपको। सेव कहाँ करोगे, आपको सेव अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में करना है। आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कहाँ पड़ा हुआ है, डी के अंदर, 27th के अंदर। और 27 मई के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन और आईएमजी नाम का फोल्डर बनाओगे। फोल्डर के अंदर जाना है। फोल्डर के अंदर आपको फाइल का नेम बहुत बहुत लॉन्ग फाइल नेम है, इसको आपको शॉर्ट करना है। मान लो आपको इसको करना है 1। अब ये लास्ट का एक्सटेंशन आप मत हटाना, AVIF फाइल लेगा कि नहीं लेगा ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट फिर भी यहाँ से इंटरनेट से AVIF नाम की फाइल हो रही है। ये देखो IMG के अंदर AVI वाली फाइल आ गई है। सो अब मैं क्या दे सकता हूँ, IMG SRC, और मैं इमेज को क्लोज किया। अब यहाँ पर चलेगा रिलेटिव एड्रेस। ठीक है ना, तो रिलेटिव एड्रेस मतलब करंट फोल्डर के अंदर, है ना, ये डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर किस नाम से फाइल है, a.avif। मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको वापस से इस वाली फाइल को मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूं, तो शायद मेरा हेडिंग के साथ साथ इमेज भी आ गया है। ठीक है ना, तो यहां से आज हम क्या समझे कि डॉट स्लैश इज अ करंट डायरेक्टरी। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम वेबसाइट एड्रेसेस की बारे में बात करते हैं कि एड्रेसेस आपकी किस 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 टाइप के एड्रेसेस होते हैं। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और यहाँ पर मैं एड्रेस की बात करूं, तो एड्रेस आपके कौन कौन से होते हैं। आपके एड्रेस जो होते हैं ना, 2 टाइप के एड्रेस होते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप के एड्रेस होता है। एक एड्रेस होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, एक एड्रेस को कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। ठीक है ना, तो जब भी कोई एड्रेस HTTP से चालू हो, जब भी कोई एड्रेस HTTPS से चालू हो, HTTP या फिर HTTPS से चालू हो और HTTPS से चालू हो, तो ऐसे एड्रेसेस को आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है ना, क्योंकि कल हम क्या कर रहे थे, SRC के अंदर कंप्लीट एड्रेस दे रहे थे, कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस कौन सा वाला, ये इस इमेज को राइट क्लिक किया, यहाँ पर गए, इस पूरे को कॉपी किया, इस पूरे को कॉपी करते थे और SRC के अंदर पेस्ट करते थे। राइट, यही ऐसे ही किया ना आपने 2 असाइनमेंट अभी तक। तो यस, इस एड्रेस को बोलेंगे एब्सोल्यूट एड्रेस, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है HTTPS से, है ना। तो जब भी कोई एड्रेस, क्योंकि सोर्स मतलब होता है हमारा एड्रेस, हमारे रिसोर्सेस का एड्रेस, हमारे इमेज का एड्रेस, अगर ये HTTPS से चालू हो रहा है या HTTP से चालू हो रहा है, तो शीट के अकॉर्डिंग अगर वो HTTP से चालू हो या HTTPS से चालू हो, तो ऐसे एड्रेस को बोलते हैं, टेक्निकली ऐसे एड्रेस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं यूज करूंगा, आज मैं रिलेटिव एड्रेस यूज करूंगा। तो रिलेटिव एड्रेस कैसे पहचाने, रिलेटिव एड्रेस का पहचानने का तरीका है डॉट स्लैश। अगर डॉट स्लैश कहीं पर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं करंट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं,
करंट डायरेक्टरी। तो देखना, आज मैं इमेज को एब्सोल्यूट एड्रेस न यूज करते हुए, आज आपको जो है एब्सोल्यूट एड्रेस यूज न करते हुए आज आपको रिलेटिव एड्रेस यूज करना है। तो रिलेटिव मतलब जिस फाइल के अंदर आप काम कर रहे हो वहां से चलना है। तो देखो, index.html के जस्ट पास में img फोल्डर है, तो हम बोलेंगे करंट फोल्डर में इमेज फोल्डर के अंदर, फिर एक्सपैंड किया, किस नाम से फाइल है, 1.avif। ठीक है ना, सेव किया और इस इंडेक्स फाइल को मैंने लाइव सर्वर के साथ किया। तो देखिए ये हमारा हेडिंग भी आ गया और इमेज भी आ गया। अब यहाँ पर जो है हम पैराग्राफ ले सकते हैं, पी का स्टार्ट पी का क्लोज। अब यहाँ से मैं पैराग्राफ भी कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पैराग्राफ कॉपी किया, दो तीन लाइन स्टेटमेंट्स मैंने कॉपी कर लिए, ये पूरा कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर गया मैंने पेस्ट कर लिया, सेव किया। अब आप थोड़ा सा अगर बहुत अच्छी तरीके से आप बनाना चाहेंगे तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, दिल्ली से लेके ये पूरा केस तक ये पहला पैराग्राफ है, कुमार से लेके 13 तक ये दूसरा पैराग्राफ है। विजुअली देख के पता चल पा रहा है कि सर दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट एंड दिस इज पैराग्राफ सेकंड। यू कैन नॉट पुट एंटायर न्यूज इन अ सिंगल पैराग्राफ। ये दोनों पैराग्राफ को मैं एचटीएमएल के अंदर सिंगल पैराग्राफ में पेस्ट नहीं कर सकता हूं, जो कि जैसा कि मैंने अभी यहाँ कर दिया है। तो टेक्निकली क्या सही है, टेक्निकली ये सही है कि सर आपको 2 पैराग्राफ लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको केयरफुली न्यूज को ऑब्जर्व करना है वहां पर, और ये आइडेंटिफाई करना है कि सर इसमें सिंगल पैराग्राफ है कि डबल पैराग्राफ है। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, ऐसे आपको कंप्लीट न्यूज बनानी है, राइट। सो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा, इस न्यूज का ये हमने देखा, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, तो ये मैंने पी टैग में लिखा। अब पी का क्लोज हो रहा है, वहां पर वापस जाना है, फिर से मुझे सेकंड पैराग्राफ चाहिए तो मैं पी टैग फिर से ले लूंगा, कुमार से लेके 13 तक ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है ना, आप चाहें तो पूरी न्यूज बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अभी 2 ही पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, राइट। सो ये एक सिंगल न्यूज है, उसके 2 पैराग्राफ है। ये मैंने सेव किया, वापिस से मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा, तो देखिए ये पहला पैराग्राफ अलग आ रहा है, दूसरा पैराग्राफ मेरा अलग आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगभग 20 न्यूज बनानी है। ये सारी चीजें मैं आपको कल तक बता चुका हूँ, पिछले 2 लेक्चर में इतनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो आज सर हमने नया क्या सीखा, आज हमने नया सीखा है कि हम रिलेटिव एड्रेस देना है। आज जितनी भी 20 न्यूज क्रिएट करोगे, आज भी आपको 20 न्यूज ही क्रिएट करनी है, बस शर्त है, उसमें कंडीशन ये है कि आज आज जो है ना, आपको जो क्रिएट करना है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और असाइनमेंट क्रिएट 20 न्यूज विथ रिलेटिव एड्रेस ऑफ इमेज, है ना। तो आज क्या करना है, आज आपको 20 न्यूज ही बनानी है, मगर इमेजेस को आप इंटरनेट वाले यूआरएल की बजाय इमेजेस को लोकली आईएमजी फोल्डर में रखना है। ठीक है ना। तो चलो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और न्यूज को लिया मैंने, और इसके अंदर गया मैं, और मैंने वापस से एक और हेडिंग लिया, H1 का स्टार्ट H1 का क्लोज, और मैं हिंदुस्तान टाइम्स में वापस जाता हूँ, है ना। देख देख के हम वर्क करेंगे बेसिकली, कुछ न्यूज़ कहीं की और बेटर न्यूज़ मिल जाए हमें, लेटेस्ट न्यूज़ हम ले लेते हैं, और जहाँ पर देखें, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ये मेरी हेडिंग्स हैं, और इस हेडिंग को मैंने H1 में पेस्ट कर दिया, लास्ट में मैं गया, इंटर किया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे इमेज चाहिए, है ना। किसी भी न्यूज़ के बेसिकली 3 कंपोनेंट है, हेडिंग्स, पैराग्राफ और इमेजेस। अब यहाँ से इस इमेज को मुझे राइट क्लिक करके ओपन विथ न्यू टैब करूंगा, ये नया टैब ओपन किया, फिर जाके मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करूंगा। तो जैसे ही मैं सेव इमेज एज करूंगा, तो ये 1.avif आ रहा है, तो इसका फाइल नेम अब रीनेम करके मैं 2.avif करूंगा। फाइल के नेम को छोटा रखना है हमें, बिल्कुल स्मॉल रखना है, इसलिए मैं अभी 1 2 3 ऐसे कर करके आप स्टोर करना, ठीक है ना, ताकि आप मैनेज कर पाएंगे अपनी इमेज को बेसिकली। फिर अब मैं क्या करूंगा, img टैग लिया, img टैग को मैंने क्लोज किया, और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट लेंगे, src नाम का एट्रीब्यूट लेना है। ठीक है ना। तो जब भी कोई टैग होता है उसके बीच में आता है हमारा एट्रीब्यूट आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फाइंड करूं, टैग्स के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। इसी को यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पर आता है एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं ताकि वो सिंटैक्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए
एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ आता है? स्टार्ट टैग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा img टैग, और img के अंदर मैंने src लिखा। तो इसका कलर मैं आपको चेंज कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, ठीक है ना। कलर कुछ और दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये दिया, तो इसका कलर भी मैंने ये दिया। अब आप बता सकते हैं src इज व्हाट? सर src इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एंड इट हैज टू बी रिटन इन द स्टार्ट टैग। तो एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं? स्टार्ट टैग के अंदर। सो img का एंड टैग तो होता ही नहीं है, img का सिर्फ स्टार्ट टैग होता है। अब स्टार्ट टैग में हम एट्रीब्यूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो src इज व्हाट? src इज एन एट्रीब्यूट, और src के अंदर जो आप ये रिलेटिव एड्रेस दे रहे हो या एब्सोल्यूट एड्रेस दे रहे हो, दैट विल बी द वैल्यू। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर्मूला देख देख के काम करना है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट को समझना है। तो एसआरसी के अंदर मैं दूंगा रिलेटिव एड्रेस। तो रिलेटिव एड्रेस की पहचान कैसे होती है? पीपीटी के अंदर मैंने बता दिया है कि सर रिलेटिव एड्रेस की पहचान होगी अगर मेरा एड्रेस डॉट स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, डॉट स्लैश से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा रिलेटिव एड्रेस, और अगर HTTP या HTTPS से स्टार्ट होगा तो एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब इंटरनेट वाला, यहाँ पर मैं लिख दूं एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब इंटरनेट, इंटरनेट वाला एड्रेस, इंटरनेट वाला एड्रेस, ठीक है ना। तो HTTPS और HTTP ये सारे इंटरनेट वाले एड्रेस हैं, तो इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा 2.2.avif, सेव किया, ब्राउजर में मैं गया और मैं वापस से मैं इसी को करूंगा तो देखो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से मैंने दो न्यूज बना दी है और आपको अपना ये बनाना है। अब यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको बोले कि यार नहीं, हेडिंग है ना मेरे को रेड कलर में चाहिए और पैराग्राफ मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, ठीक है ना। तो जहां पर स्ट्रक्चर की बात आती है, स्केलेटन बनाना है, तो हम यूज करते हैं बेसिकली HTML का यूज हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। जहां पर बात आ जाती है डिजाइनिंग की, किसी ने भी बोल दिया कि इसका कलर जाके चेंज करो, फॉर एग्जांपल, है ना, हेडिंग का कलर चेंज करो, तो कलर्स की बात आ जाए, प्रेजेंटेशन की बात आ जाए, उसको स्टाइल करने की बात आ जाए, तो वहां पर हमें फिर अलग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जिसे हम CSS बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर CSS के बारे में मैंने लिखा CSS, और CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, डिजाइन मतलब कलर देना है, ये देना है, उसको ब्यूटीफुल बनाना है, तो आपको CSS यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गया बेसिकली और मुझे अपना, फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि हेड, ये जो हेडिंग है ना मुझे रेड में चाहिए और पैराग्राफ ग्रीन में चाहिए, तो आपको फिर डेफिनेटली आपको वेब डेवलपमेंट की दूसरी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी जिसे हम CSS बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप कंसीडर कर सकते हो, HTML को कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाया, तो सबसे पहले आप बिल्डिंग बनाते हो, उसके बाद बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद कलर का काम करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम HTML का है और इसका जो कलरफुल करने का काम है वो CSS का है, ठीक है ना। तो आप CSS कैसे देवेंगे, कहाँ देवेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो CSS आपको देना है हेड टैग के अंदर, और यहाँ पर आपको लिखना है स्टाइल टैग, ठीक है ना। हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग यूज करना है। सो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग देना है, और यहाँ पर हम एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ CSS का, सिलेक्टर्स का। यहाँ पर होते हैं CSS सिलेक्टर्स। तो सबसे पहला सिलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर का सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला। अगर ये सिंटेक्स अगर आप याद करोगे ना, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ये है एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम, करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस क्लोज, और यहां पर बीच में क्या आएगा? यहां पर आएगा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है ना। तो ये पूरा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आपको याद करना है, और यही सिंटेक्स को आप कहाँ लिखोगे? स्टाइल के अंदर लिखना है आपको। तो यहाँ पर इस सिंटेक्स को आप लिखोगे, जनरली इस सिंटेक्स, यहाँ पर मैं सिंटेक्स में नहीं लिखता हूँ। तो ये जितना भी है ये CSS का कोड है, और ये CSS का कोड आपको कहाँ लिखना है? आपके हेड के अंदर। कहाँ पर? स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर एलिमेंट का नाम, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं।
H1 एलिमेंट है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि ये टैग है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टैग में बात करूं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ टैग्स, तो सर ये आपने H1 को तो टैग बोल रहे हो आप। कई बार क्या होता है, टैग्स को भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। सो CSS के अंदर HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उनको टेक्निकली आप CSS के अंदर उनको एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो CSS के अंदर टैग को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तो पहला जो सिलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं CSS का, वो है हमारा कौन सा सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, या फिर आप इसी को टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हो, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप इसको टैग बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर वो टेक्निकली एलिमेंट बोलते हैं उसको, है ना, एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है, एलिमेंट के नाम से टारगेट किया जाता है ना, एलिमेंट के नाम से मतलब टैग के नाम से। तो मैंने कौन कौन से टैग यूज किए हैं, मैंने सर H1 यूज किया है, पैराग्राफ यूज किया है और IMG यूज किया है। तो आपको कहा गया है कि हेडिंग का कलर आपको रेड करना है। आपको क्या कहा गया है कि हेडिंग का कलर आपको क्या करना है, रेड करना है। तो हेडिंग जनरेट हो रहा है H1 से, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट नेम की जगह क्या लिखूंगा, H1, ठीक है ना, H1। उसके बाद सिंटेक्स देखा, उसके बाद क्या लिखना है, करली ब्रेस का स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने करली ब्रेस का स्टार्ट और करली ब्रेस का क्लोज ऑटोमेटिकली हो गया, ये वाला क्लोज ऑटोमेटिकली हो गया। अब मैं बीच में इंटर कर लूंगा, तो देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अब जो एरिया आ रहा है प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू और सेमी कोलन का आता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं कलर, ठीक है ना। अब कलर की स्पेलिंग COLOR है इसके अंदर, और आप इंडिया में हैं तो आप COLOR यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखना, हम अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, वी फॉलो, सॉरी, कोडिंग के अंदर जब आप कोडिंग करते हो तब आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हो, और जब आप स्कूलिंग में पढ़ते हो तो आप कलर की स्पेलिंग COLOUR यूज करते हो, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, है ना। हम स्कूलिंग में जब भी आपको कलर की स्पेलिंग लिखने के लिए बोल दी जाए, अगर आप कलर की स्पेलिंग ये लिखोगे तो इंग्लिश के क्लास टीचर उसको काट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग दे देते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। मगर यहाँ पर जब हम CSS स्टडी करते हैं या हम कोडिंग यूज करते हैं तो हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें कलर की स्पेलिंग क्या यूज करनी है, COLOR यूज करनी है। तो कलर मैंने रेड दिया, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू, जनरली वैल्यू स्ट्रिंग में आपको लिखनी है, ये स्ट्रिंग, ठीक है ना, और लास्ट में सेमी कोलन लगाना। तो लास्ट में सेमी कोलन, सेव किया, और आप जाएंगे, यहाँ पर आप गए, ओपन ओपन विथ लाइव सर्वर, और H1 को टारगेट किया, कलर स्ट्रिंग में नहीं देना है, सॉरी स्ट्रिंग में नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है। और यहाँ से आप देखिए कलर आ गया है, और मैं PPT को भी इंप्रूव कर देता हूँ, आपको वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है ना। रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन, ब्लू तो ब्लू, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। तो जैसे ही मैंने चेंज किया, अब मैं मेरी वेबसाइट पे जाके देखूं तो देखो मेरी सारी हेडिंग्स, कोई एक हेडिंग नहीं, अगर मेरी मान लीजिए 20 न्यूज है तो 20 की हेडिंग एक साथ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर H1 से टारगेट किया है। तो आपकी बॉडी के अंदर, ये आपके बॉडी के अंदर कितने H1 है, ये पहला H1 और ये दूसरा H1, और हो सकता है आपने 20 न्यूज बनाई हो तो आपको कितने H1 मिलेंगे, 20 H1 मिलेंगे। तो जितने भी H1 हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, उन सब का कलर क्या हो जाएगा, एक साथ रेड हो जाएगा। अब आपको कहा गया है कि जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब का कलर ग्रीन करो, ग्रीन। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप टारगेट करेंगे, अगले एलिमेंट को टारगेट करेंगे, अगला एलिमेंट P है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ऐसे एंगल में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखते हैं, टैग का नाम लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने दे दिया कलर कॉलन ग्रीन, सेमी कॉलन, सेव किया। अब आप देखिए, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, मेरे हेडिंग्स रेड कलर में आ गए हैं और मेरे पैराग्राफ ग्रीन कलर में आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने CSS जो है ये इम्प्लीमेंट किया है, और CSS का कोड हम यहाँ हेड के अंदर, टाइटल के नीचे स्टाइल का स्टार्ट और स्टाइल क्लोज के बीच में देना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, अब आप मेरी इंटरनेट वाली वेबसाइट ओपन कीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर कर रखी है आपको। आप देखना, अभी हमारे इसमें ये पुराना ही आउटपुट आ रहा है, मगर अब मुझे सेकंड टाइम उसी कोड में चेंजेस करके अपलोड करना है, तो आपको सिर्फ गिट की 345 कमांड चलानी। तो इसको मैं कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ, ताकि आपको कलर से पता लग जाएगा कि सर ने 2 का कलर ग्रीन दे रखा है और अगले का कलर आपने कुछ और दे रखा है, सर इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन है कि अगर आप अपना फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे अगर आपको कमांड चलानी है तो 5 कमांड चलाओगे,
सेकेंड डे उसी प्रोजेक्ट में अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, अपडेट किए हैं, तो आपको सिर्फ 3 4 5 करना है। ठीक है ना। तो चलो मैं 3 4 5 करने जा रहा हूं। ये 3 किया मैंने, ये 4 किया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने 4 किया और ये मैंने 5 किया। ठीक है ना, ये मैंने 5 किया। तो 3 4 5 ये आपने किया। जैसे ही आप 3 4 5 करेंगे, इमीडिएटली आपको आपको जाना है अपने एक्शन स्टेप में, और आप केयरफुली नोटिस करना कि बिल्ड प्रोसेस फिर से चालू हो गई। ठीक है ना। इनको बोलते हैं वर्क फ्लो। ठीक है ना, ये वर्क फ्लो है, ये ऑटोमेटिक चालू होते हैं। इनको हम बोलते हैं CI/CD, है ना, CI/CD वर्क फ्लो। तो इनको टेक्निकल वर्ड क्या बोला जाता है, ये भी आप थोड़ा याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। सो उनको हम बोलते हैं CI/CD वर्क फ्लो। सो इनको हम बोलते हैं CI/CD वर्क फ्लो। वर्क फ्लो। तो आपको गिटहब पर आपको किधर जाना है, एक्शंस टैब के अंदर जाना है। कहां जाना है, एक्शंस टैब के अंदर जाके आपको देखना है, वर्क फ्लो देखना है। ठीक है ना। तो आप देखिए, ये रहा मेरा रिपोजिटरी का अकाउंट, ये रहा मेरा एक्शन टैब, ये एक्शन टैब पे गया, और ये बेसिकली मेरा वर्क फ्लो है, ये मेरा CI/CD वर्क फ्लो है। तो जैसे ही मैंने सेकंड कमिट किया, तो आप देखिएगा मेरा बिल्ड हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब उसी यूआरएल को मैं दोबारा अगर देखूंगा, तो आई थिंक फर्स्ट बिल्ड जॉब कंप्लीट बता रहा है, और मेरा चेंजेस, ये देखो मेरा चेंजेस हो गया। आप जैसे कई बार थोड़ा 1 2 सेकंड का वो लैग होता है, मतलब थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा आप वेट करना, 1 2 सेकंड वेट करना, और आपको ये नई चीजें मिल जाएंगी। तो आप देखिए, मेरा हेडिंग रेड कलर आ गया है, मेरा पैराग्राफ ग्रीन कलर आ गया है। तो ये डिजाइनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से टेक्नोलॉजी की है। तो आज हमने सीखा है कि सर, अगर आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपको CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है तो HTML की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हर टेक्नोलॉजी का अपना अपना रोल है। ठीक है ना। तो CSS डिजाइन करने के लिए आपने हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग लिखा, और उसके अंदर आप अपने एलिमेंट सिलेक्टर आज हमने पढ़ा, और उसके थ्रू हमने अपनी 2 न्यूज बनाई है। तो आज के असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आज के असाइनमेंट में आपको वही करना है, क्रिएट 20 न्यूज। सो असाइनमेंट नंबर, यहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट दे देता हूँ आज। पहला तो है विम के थ्रू 25 बनानी है। दूसरा मैं आपको दे देता हूँ, है ना, दूसरा मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, मैं आपको दूसरा असाइनमेंट दे देता हूँ कि क्रिएट 20 न्यूज विथ विथ इमेज लोकली स्टोर्ड। इमेज को आपको लोकली स्टोर करना है विथ रिलेटिव एड्रेस, एंड ऑल्सो यूज CSS सिलेक्टर, है ना, CSS एलिमेंट सिलेक्टर। और उसके अंदर करना क्या है, हेडिंग्स को कलर आप, जितनी भी हेडिंग्स होगी उसको कलर आप रेड दे देना, जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर आप ब्लू ग्रीन, जो आपको कलर देना है वो आपको दे देना है। तो आज के लिए आपके लिए 2 असाइनमेंट है ना। सो मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, कलर ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आपको असाइनमेंट PPT के अंदर आज मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप में से किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा है। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने जब इमेज सेव किया था ना, तो हाँ, उसके पीछे .avif किया था, तो AVIF है, जेपीजी हाँ। नहीं लगा। AVIF एक इमेज की फाइल होती, इमेज फॉर्मेट होता है। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि AVI एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा जो HTML पेज है ना वो AVIF को रीड कर पा रहा है। तो हम इसको फिर PNG और JPG में कन्वर्ट करने नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे AVIF यूज नहीं करना है, मैं तो PNG में कंफर्टेबल हूं, तो आपको फिर इंटरनेट पर जाना है, और यहाँ पर लिखना है, इंटरनेट पर लिखना है AVIF टू PNG या JPG कन्वर्टर। ये 4 वर्ड लिखने हैं आपको गूगल पर, AVIF टू PNG कन्वर्टर। फिर आप इसमें से टॉप जो भी वेबसाइट हो उसको ओपन कर लेना, उस इमेज को सिलेक्ट करना है आपको, और आप D ड्राइव पे जाइए, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए, और आप अपना IMG फोल्डर में जाइए, और 2.avif को आपने सिलेक्ट किया, कन्वर्ट पे क्लिक किया, और
और कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड देगा मुझे, और डाउनलोड करने के बाद मैं फिर से गया। अब आप देखिएगा मुझे मिल गई है 2.jpg मिल गई है। इस फाइल को मैं वापस गया, वापस मैंने वहां पर उसको रखा, है ना। सो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में गया, और इस प्रोजेक्ट में मैं गया, IMG के अंदर मैंने रखा। अब 2 VIF और 2 JPG दोनों पास पास में हैं, और आप अगर इसको इंटरनेट पर आप अगर उसका एड्रेस चेंज करें, 2 AVIF से अगर आप 2 JPG करेंगे तो भी आपको अपनी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ये देखो सेकंड इमेज तब भी आ रही है। तो क्यों उसको AVIF से हम JPG क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं, थोड़ा हमारा वेस्ट होगा, क्योंकि वो कन्वर्जन करना, और आप चाहें तो फिर PNG या JPG भी ले सकते हैं। बट जैसे कि मुझे एक कंफ्यूजन था सर कि उसमें जैसे इंडेक्स करा था ना उस टाइम पे वो नहीं ले रहा था माई फाइल डॉट HTML। हाँ हाँ हाँ। तो उसके वो अकॉर्डिंग मुझे लगा कि शायद ये सपोर्टिव बस AVIF को ही नहीं करता नहीं है नहीं नहीं क्या नहीं, इस वजह देखो से। मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं गिटहब की। तो गिटहब में जो ये पेज बिल्ड होते हैं ना, ये वर्क फ्लोज बिल्ड होते हैं ना। देखो मैं वापस से हम्म। एक्शन पे गया। ये जो वर्क फ्लो इस तरीके से डिजाइंड है कि स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपकी जो HTML फाइल है उसका नाम index.html होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ और मिला तो वो आपकी वेबसाइट फिर पब्लिक URL पर 404 की एरर आएगी, जैसे कि आप में से किसी बच्चों के 404 एरर आ हाँ। रही थी यहाँ पर। 404 एरर मैं आपको बता दूं, आप में से 404 शायद आप ही के आए होंगे। तो एक 404 आंसर वाली हमारा। एरर आ रही थी, वो उसका रीजन ये था कि उसका फाइल नेम स्ट्रिक्टली index.html ही होना चाहिए। इस फाइल नेम का इस इमेज नेम से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ठीक है ना। तो सिर्फ हमें index.html होने चाहिए। इमेजेस के नाम आप AVIF, या यहाँ पर मैं एक और PPT बना लेता हूँ ताकि आपके लिए और लर्निंग्स हो जाएं। सो इसमें मैंने बोल दिया इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो आज हमने कौन कौन से इमेज फाइल फॉर्मेट पढ़े। हमने सबसे पहला तो पढ़ा है AVIF, ठीक है ना। दूसरा आज हमने पढ़ा है JPG, और PNG होता है। तो आपके लिए टास्क ये भी दे रहा हूं कि मैं इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं वो आप मुझे बताना, आपको ही कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है ना। और एक और होता है JPEG भी होता है, JPEG भी होता है। तो ये एक असाइनमेंट और नोट डाउन कर लेना आप कि इन सबके जो फुल फॉर्म्स हैं वो आप मुझे ग्रुप में सेंड करना है आपको। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।